नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज की सबसे बड़ी खबर, थोड़ी सी निराशा होगी एलविश यादव के जो फैंस हैं, उनको चाहने वाले हैं, उनके लिए, क्योंकि ये खबर ही ऐसी है। दरअसल एलविश यादव एक के बाद एक मुश्किलें उनके लिए खड़ी होती जा रही है। नोएडा में उनके खिलाफ स्नैक वेनम मामले में एक एफआईआर ऑलरेडी दर्ज है, जिसकी जांच चल रही है। उसके बाद गुरुग्राम में एफआईआर दर्ज हुई और नई एफआईआर आज ईडी ने उनके खिलाफ दर्ज की है, जो कि काफी गंभीर है। यहाँ ये समझना भी बेहद जरूरी है, ईडी ने ये एफआईआर पीएमएलए एक्ट के तहत दर्ज की गई है, जिसमें कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप यहाँ पर उन पर लगाए गए हैं और इन्हीं आरोपों के तहत ये एफआईआर दर्ज हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके फैंस के लिए एक बड़ी निराशा होगी। उम्मीद सभी ये लगा रहे थे कि जो नोएडा में मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें से जल्द ही एलविश यादव पाक साफ होकर बाहर निकलेंगे, लेकिन अब उसी एफआईआर को आधार बनाकर ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक नई एफआईआर उनके साथियों के खिलाफ दर्ज कर दी है, जिसकी जानकारी अब से कुछ देर पहले ही आई थी। तो ऐसे में लाजमी है जो तमाम जो फैंस हैं, क्योंकि पीछे भी जब हमने देखा था नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, उन्हें जेल में 15 दिन के लिए जाना पड़ा था, वो किस तरह की एक चिंता थी, किस तरह की परेशानी थी, तमाम जो फैंस अभी भी जुड़े हुए हैं आप लोगों ने महसूस की थी। और लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एलविश यादव के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है, जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे। यहाँ देखिए, हम खबर लेकर आपके लिए आए, सही जानकारी आपके लिए लेकर आए। हम यहाँ अभी से ये तय नहीं कर सकते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है, ये झूठा है या सच्चा मामला है, लेकिन चूंकि गंभीरता इसकी समझनी होगी हमें यहाँ, क्योंकि ये वही पीएमएलए एक्ट है जिसके तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने गिरफ्तार कर जेल में डाला हुआ है। तो आप इसकी गंभीरता समझ सकते हैं कि आने वाले समय में अगर ये चीजें सही दिशा में नहीं गई तो एलविश के लिए बड़ी मुश्किलें हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एलविश यादव के पास हजारों करोड़ या सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति कहीं से आ गई थी, जिसको लेकर ईडी को ये लगता है कि अवैध तरीके से इतना बड़ा धन एलविश यादव ने इकट्ठा कर लिया होगा। क्योंकि ये तमाम लोग भी जानते हैं कि एलविश यादव न केवल यूट्यूब से, और अब चूंकि इतना बड़ा एक नाम हो चुके हैं बिग बॉस में जाने के बाद, जिसके बाद जाहिर सी बात है क्योंकि अलग अलग इवेंट्स में भी जा रहे हैं, उसका भी पैसा आता होगा। लेकिन अगर उनके पुश्तैनी घर को देखें, जो कि वजीराबाद गांव में है गुरुग्राम के, तो वहां देखकर आपको कहीं नहीं लगेगा, जिसमें कि अधिकांश समय अभी भी अगर बात करें, अभी भी वो उसी घर में उनके पेरेंट्स, उनका पूरा परिवार रहता है। और उस घर की तस्वीरें भी हमने दिखाई थी, और एक बार मैं कोशिश करूंगा पीछे वो तस्वीरें थी, वो एक बार तस्वीरें भी दिखाएंगे अंकित। पिछले जो घर की कुछ तस्वीरें थी, अगर हमारे पास फाइल फुटेज है तो वो दिखाएंगे हम, कि उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर किसी के पास इतना पैसा है, अगर 1000 करोड़ किसी के पास है, 50 करोड़ किसी के पास है, तो वो जल्द से जल्द किसी बड़े आलीशान घर में रहेगा। एक नया घर एलविश जरूर बना रहे हैं, लेकिन वो कितने समय के बाद बनाया गया है। और जो गांव वालों ने भी हमें बताया कि वो जो सेक्टर में जमीन मिली थी, वो उनकी कोई जमीन के बदले में सरकार ने उन्हें, हुड्डा ने उन्हें वो जमीन दी थी। खैर, इसकी पुष्टि अभी पूरी तरह से नहीं हुई है, लेकिन कुछ इसी तरह की जानकारी उसमें हमें मिली थी। तो लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ईडी ने जो मुकदमा दर्ज किया है एलविश यादव के खिलाफ, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये मामला दर्ज किया गया है, और ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, जो नोएडा में एफआईआर दर्ज की गई थी एलविश यादव के खिलाफ, उसी एफआईआर को आधार बनाकर ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि किस तरह से अब आगे की चीजें चलेंगी। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स कर जरूर आप बताएं। क्या आपको लगता है कि क्या एलविश यादव इस तरह का शख्स है जो बहुत बड़े स्तर पर अवैध यानी कि गैर कानूनी जो पैसा है उसे इकट्ठा करता होगा, या जिस तरह से पहले भी हमने चर्चा की थी स्नैक वेनम मामले में, कि क्या एलविश यादव ये इस तरह के छोटी हरकतें कर सकते हैं कि वो ये स्नैक वेनम जो है उसका जहर सप्लाई करते हो। तो अपने आप में कई तरह के बड़े सवाल यहाँ पर हैं अब, कि क्या एलविश यादव के खिलाफ कहीं कुछ बड़ा कोई साजिश रची जा रही है, कोई एजेंसीज को गलत जानकारी दी जा रही है। क्योंकि ये बात भी निकल कर आई थी कि एलविश यादव के आसपास के कुछ लोग भी हैं जो उनसे शायद जलते हो। अभी हम ये नहीं कह रहे कि जो अभी मौजूदा लोग साथ में उनके हैं, उनमें से हम किसी के ऊपर ये बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो पहले उनके संपर्क में रहे हो। क्योंकि जब आदमी एक बड़ी प्रसिद्धि पाता है, जब एक पर्सनैलिटी बन जाता है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आसपास कभी रहे होंगे साथ में, और वो सारी चीजें नहीं हासिल कर पाए, तो फिर इस तरह की चीजें होने लगती है। और इस बात का जिक्र गुप्ता ब्रदर्स ने भी किया था कि उनको जो जानकारी दी गई थी इस पूरे मामले में, कोई एलविश यादव का पुराना ही
ऐसा कोई नजदीकी था जो अब दुश्मन बन बैठा है। तो क्या यही वो दुश्मन है जो कुछ गलत इंफॉर्मेशन, गलत जानकारी एजेंसीज को दे रहे हैं, या फिर क्या एजेंसी के पास सच में कोई ऐसी बड़ी पुख्ता इनपुट हाथ लगी है जिसके चलते इतने गंभीर एक्ट के तहत एलविश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है? आप समझिए कि पीएमएलए एक्ट में मुकदमा दर्ज होने का मतलब क्या है। उसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी आम आदमी पार्टी, उनके बड़े बड़े मंत्री जेल के अंदर है और किस तरह की स्थिति उन सबके सामने बनी हुई है। तो अगर इस पीएमएलए एक्ट में, क्योंकि कभी भी पूछताछ के बाद गिरफ्तारी भी हो सकती है, इस तरह की चीजें हमने देखी है ईडी के द्वारा दर्ज किए गए केस में, और वो गिरफ्तारियां साल 1.5 साल बाद भी हो सकती है। अरविंद केजरीवाल का एग्जाम्पल हम सभी के सामने है। लेकिन क्या आपको लगता है कि एलविश यादव के खिलाफ जो एक के बाद एक मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, अचानक से क्या हुआ? अचानक से ऐसी क्या चीजें होने लगी कि जो एलविश यादव, कहीं कोई एक दाग नहीं था जिसके ऊपर, और अचानक से इतने सारे एक के बाद एक केस दर्ज होने लगे? तो ये कहीं ना कहीं तो एक इशारा करती है कि कोई षड्यंत्र तो नहीं है, कोई साजिश तो नहीं है जो जानबूझ के एलविश यादव के खिलाफ की जा रही हो। तो अभी खैर एजेंसीज अपना काम कर रही है। एजेंसीज ने जो एफआईआर दर्ज किया, हम उस पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, क्योंकि एजेंसीज का जो काम है वो अपना काम जो है वो अपने तरीके से करते हैं। लेकिन यहाँ ये चर्चा करना बहुत जरूरी है कि इस सब के पीछे कौन है। क्या कोई बड़ी साजिश हो सकती है, कोई फंसाने की कोशिश हो सकती है? क्योंकि अचानक से एक के बाद एक केस दर्ज होना, और अब इस पूरे मामले में ईडी का इन्वॉल्व होना। चलिए, एक समझ में आ रहा था कि स्नैक वेनम का मामला आया क्योंकि जो 32 बोर गाना था उसमें उसके साथ एलविश यादव और फाजिलपुरिया देखे गए थे, तो वहां चलो समझ में आता है कि उसको रिलेट करते हुए ये बात बन गई कि एलविश यादव हो सकता है कि जो सांपों का जहर है उसकी सप्लाई करते हो, या उसको इस्तेमाल करते हो, या किसी को जबरदस्ती देते हो, लेकिन वो भी साबित नहीं हुआ है। लेकिन ये थोड़ा सा अपने आप में मुश्किलें पैदा करने वाला है, ये अपने आप में सवाल खड़े करने वाला है, ये अपने आप में शंका पैदा करने वाला है कि क्या पीएमएलए एक्ट के साथ जो ईडी की एंट्री हुई है उसकी क्या जरूरत थी? क्या इतना बड़ा कौन सा ऐसा रैकेट एलविश यादव चला रहे थे कि ईडी की इस पूरे मामले में एंट्री हो गई है? मेरे सहयोगी मनीष भी मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे। पिछली बार भी लगातार इस पूरे मामले पर तमाम जो अपडेट्स जो है मेरे सहयोगी फील्ड से देते रहे थे, और एक एक बात हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी, एक सही जानकारी पहुंचाने की कोशिश की थी। हमने कोशिश यही की थी कि जहां एक मीडिया ने तुरंत से एलविश यादव को एक बहुत बड़ा विलन बना दिया था, हमने लगातार एक बात कही थी कि जब तक साबित ना हो जाए किसी को भी विलन बनाना ठीक नहीं है। तो एक बार फिर से हम अपनी उसी बात के साथ आए हैं कि एक नैरेटिव जो बनाने की कोशिश की जाती है किसी के भी खिलाफ, वो नहीं बनाना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन अपने व्यूअर्स तक, दर्शकों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, और वही हम इस बार भी करेंगे कि सही जानकारी आप तक पहुंचाएं। जबरदस्ती नहीं थोपेंगे कि एलविश यादव बहुत बड़ा माफिया था, एलविश यादव कोबरा के सांप का जहर सप्लाई करता था। नहीं, ये सारी चीजें नहीं होंगी। सही जानकारी मिलेगी जो आपको कहीं भी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी। कोई भी न्यूज चैनल आपको सही जानकारी नहीं देगा, क्योंकि सबके एजेंडा है, सबका एक नैरेटिव सेट करने की कहानी शुरू हो जाती है कि अब चलिए मौका मिल गया है, एलविश यादव जो कि बहुत सक्सेसफुल है, अब इसको बदनाम करते हैं और यहाँ से जो है अपनी टीआरपी और व्यूअरशिप बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई अगर युवा अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, उसका कैरियर का ग्राफ ऊपर चल रहा है, और उम्मीद यही कर रहे थे कि नोएडा में जो मामला दर्ज हुआ था उसमें जब बेल मिली तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि अब शायद मुश्किलें कम हो जाएगी। लेकिन ये थोड़ा सा गंभीर है, इसकी गंभीरता समझनी होगी कि ईडी ने जिस तरह से अब इस पूरे मामले में एंट्री की है, तो ये थोड़ा सा मुश्किलें जरूर खड़ी कर सकता है। चलिए उस पर भी बात करेंगे। मनीष के पास चलते हैं। मनीष, कुछ अपडेट है आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, कल जो है ईडी ने इस मामले में जो है एक एफआईआर दर्ज की है, जो मनी लॉन्ड्रिंग मामला है उसमें एलविश के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज हुई है। और अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है कि एलविश से हो सकता है कि थोड़े समय में जो है इस मामले में जो है पूछताछ की जाएगी, पर अभी तक जो है किसी भी तरीके का, अभी देखिए ईडी ने एफआईआर दर्ज किया है पर अभी किसी भी प्रकार का जो है अभी आगे का स्टेप नहीं लिया है। ईडी ने ये साफ किया है कि हम इस मामले में पूछताछ करेंगे। अभी तक गिरफ्तारी को लेके किसी भी प्रकार का ईडी की तरफ से किसी भी प्रकार का गिरफ्तारी को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। अभी तक जो बातें निकल के सामने आई है कि पूछताछ की जाएगी इस मामले में।
मनीष क्या लगता है, मतलब क्या इस सब के पीछे ऐसा लगता है कि मतलब अचानक से जो ईडी की एंट्री हुई है इस पूरे मामले में, वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़ा करती है कि ऐसा क्या हुआ कि ईडी को इस मामले में इन्वॉल्व होना पड़ा? ऐसा क्या, कौन सी बड़ी संपत्तियां जो है वो एलविश यादव ने इकट्ठी कर ली होगी? क्या विदेशों में महल बना लिए होंगे? क्या जहाज खरीद लिए होंगे एलविश यादव ने कि अचानक से? हाँ ठीक है, एक मर्सिडीज जी वैगन कार जरूर खरीदी है, लेकिन जितना हम समझ पा रहे हैं इतना तो पैसा एलविश यादव कमा रहा होगा, क्योंकि अगर यूट्यूब पर भी जाते हैं, उनके जो 2 चैनल है उस पर भी अच्छी खासी जो है वो व्यूवरशिप आती है। भैया हमारी भी आ रही है कि नहीं? मैं मान के चलता हूँ कि इनकी एक एक वीडियो को जब शुरुआत करता है उनका फैन, तो 1 सेकंड से लेके जब तक अंत तक पूरा देखना ले, तो इससे एक बड़ी कमाई होती है। और इसके अलावा लगातार इवेंट्स भी कर रहे हैं। बिग बॉस में भी वो जीत कर आए, और अभी एक और जो प्लेग्राउंड था वो भी उन्होंने जीता, और एक के बाद एक इवेंट्स में भी शामिल होते रहे। तो इतना पैसा तो किसी ने कमा ही लिया होगा कि एक गाड़ी वो अफोर्ड कर सके या अपने घर की कंस्ट्रक्शन करा सके। लेकिन क्या इतने सब से ही ये साबित हो जाता है कि ये बहुत बड़ा माफिया है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, अवैध तौर पर जो है ब्लैक मनी इकट्ठा कर रहा है? मनीष देखिए, एक चीज तो साफ कर दे कि जिस तरीके से उनके मम्मी पापा जब एक मीडिया चैनल पे वो वहाँ पे जो उनको बातें करने के लिए वहाँ पे बुलाया गया, तो उनसे जो बातें की थी उस लाइव शो में भी सबने देखा कि उनके पापा ने एक चीज साफ किया था, जो गाड़ियां हैं, जो चीजें हैं, वो जो है वो कई बार वो जो शूटिंग पर्पज से सिर्फ लाई जाती है। तो कोई इतना बड़ा जो जिस तरीके से उनको बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी उनके पास में प्रॉपर्टी है, उनके पापा ने ये भी क्लियर किया, जो अभी हाल जहाँ पे उनका घर बन रहा है, जहाँ पे उनका नया घर है, वो भी जो प्रॉपर्टी है वो भी एक उनको मुआवजे के तौर पे कहीं पे मिली हुई है। तो जो तमाम जो चीजें उनके मम्मी पापा ने वो भी तमाम जो चीजें हैं वो क्लियर की थी। तो ऐसा कोई बड़ा जो उनके पास में कोई पैसा और ये सारी चीज, देखिए एक तरफ आप सिर्फ एक ही यूट्यूबर को फोकस करके बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक ही यूट्यूबर को पूरी तरीके से फंसाने के लिए पूरा का पूरा जाल बिछाया गया हो, इस तरीके से पूरा ये मैटर चल रहा है। फिर एक के बाद जो FIR है वो हो जाती है, तो पूरा का पूरा मैटर है कहीं ना कहीं पूरा जाल बिछाया गया हो, ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखिए एक लौटे यूट्यूबर नहीं है जो जिनके पास में कोई हाई फाई गाड़ी हो या फिर उनके पास में कोई अच्छा घर हो। क्योंकि देखिए एक छोटा मोटा उनका फैन फॉलोइंग भी नहीं है, बिग बॉस और जीत के आए हैं, अभी हाल फिलहाल में भी वो जीत के आए हैं। तो एक के बाद वो जो शोज है उससे भी विनर बने हैं, तो उनके पास में कोई, देखिए एक तरफ उनकी यूट्यूब की बात करें तो 15 मिलियन से ऊपर एक चैनल के सब्सक्राइबर है, उनके पर्सनल ब्लॉग में उनके 8 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर है। तो छोटे मोटे जो फॉलोइंग है वो भी नहीं है, उनके इंस्टाग्राम के ऊपर भी लाखों की संख्या में फैन फॉलोइंग है। तो जो छोटा मोटा जो वर्ग है वो उनको फॉलो नहीं करता, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो फॉलो करता है। और कई जो एडवर्टाइजिंग चैनल है, कई जो एडवर्टाइज है वो करते हैं वो, तो उन सब चीजों से भी उनके पास में जो है पैसा आता होगा। पर अभी ये कह देना कि उनके पास में किसी भी जो काला धन और ये सारी चीजें, देखिए एक के बाद एक FIR क्यों किया जा रहा है, एक के बाद एक चीजें क्यों निकल के आ रही है। पहले जो FIR था उसमें भी हमने देखा था कि नोएडा कोर्ट में कहीं ना कहीं यूपी पुलिस को भी जो फटकार लगाई थी। तो ये जो चीजें हैं, देखिए जब तक किसी के बारे में, किसी के पास में, आपके पास में अगर पर्याप्त मात्रा में सबूत नहीं है, आप सीधा एक FIR दर्ज कर लेते हैं, बाद में आप उससे पूछताछ करते हैं, तो ये तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं पूरा जाल बिछाया गया हो, ये लग रहा है। देखिए अभी खैर जांच का विषय है, अभी जांच इस पूरे मामले में होगी, लेकिन अपने आप में अभी लोग जुड़े हैं, मैं उनको अपडेट कर दूं लेटेस्ट की एलविश यादव के खिलाफ एक नया मुकदमा, एक नई FIR ईडी ने दर्ज कर ली है। ईडी ने ये FIR, जो नोएडा पुलिस ने FIR उनके खिलाफ दर्ज की थी स्नैक वेनम मामले में, उसी को आधार बनाकर ये FIR दर्ज की है। और जो महंगी लग्जरी गाड़ियां हैं उनकी जांच पड़ताल भी जो है वो ईडी कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा क्या चल रहा है एलविश यादव की लाइफ में कि अचानक से एक के बाद एक केस दर्ज किए जा रहे हैं, अचानक से उन्हें अलग अलग मामलों में उलझाया जा रहा है। तो क्या कोई साजिश उनके खिलाफ रची जा रही है? क्या सच में ही कोई बड़ा कोई सबूत है भी एलविश यादव के खिलाफ पुलिस या ईडी के पास, या फिर कोई आसपास का कोई पुराना जो साथी था जो अब दुश्मन बन बैठा है एलविश का, वो कुछ ऐसे इनपुट देने की कोशिश कर रहा है कि पूरा कैरियर ही जो वो तबाह कर दिया जाए? मनीष, आप पीछे भी हमें याद है जब 17 मार्च को गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद 5 दिन जेल में रहे थे एलविश यादव, तो एक एक गांव के व्यक्ति से हमने बातचीत की, पूरे गांव का माहौल आपने जाना था, किस तरह का तब माहौल था? क्या लग रहा था कहीं से भी कि एलविश यादव के कैरेक्टर को लेकर बात कर ले या फिर गलत तरीके से? क्योंकि देखिए गांव के लोग सबसे पहले समझ लेते हैं
कि भाई ये जो गांव का एक लड़का है, इसने तो गलत तरीके से इतना बड़ा पैसा कमा लिया और उसी से जो है ऐशो आराम कर रहा है, तो कहीं किसी ने इस बात का जिक्र भी किया था क्या मनीष? नहीं देखिए, एक तो उनके गांव में जब आप जाते हैं तो उनके गांव के जो तमाम जो लोग हैं वहाँ पे उनको शुरू से यही बताया है कि एलवीश यादव जो है डाउन टू अर्थ रहे हैं और डाउन टू अर्थ बनते ही लोगों के बीच पहुंचे हैं। तो ये जो तमाम जो चीजें हैं उनको कहीं गाँव वाले जो निकालते हुए नजर आए हैं कि शुरुआत से उन्होंने इस चीजों को जो है कहा है कि इसको कहीं ना कहीं फंसाने की बार बार साजिश की जा रही, क्योंकि एक के बाद एक जो है वो जो ओटीटी बिग बॉस ओटीटी की बात करें, अभी कहीं ना कहीं बातें ये निकल के सामने आई थी कि इस बार वो बिग बॉस ओटीटी 3 को होस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें कहीं ना कहीं उनको हो सकता है जो साजिश में फंसाने की कोशिश, क्योंकि गांव वाले भी शुरुआत से यही बात कही कहते हुए आए हैं कि उनको एक लंबे ये से जो है साजिश में फंसाने की जो है कोशिश की जा रही है। अभी तक देखिए नोएडा कोर्ट के अंदर भी जिस तरीके से उसको फटकार लगाई गई थी, जिस तरीके से इस मामले में यूपी पुलिस को फटकार लगाई गई थी, उसके बाद भी सीधा एक तौर पे कहा गया था आपके पास में अगर पर्याप्त मात्रा में सबूत नहीं है तो आप कैसे केस दर्ज कर लेते हैं, आप कैसे जो है तमाम जो केस है बिना सबूत के आधार पे आप इसकी गिरफ्तारी करते हैं। आप जो है पूरा का पूरा जो मामला है वो उसको लेके कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल मामला था, पुलिस ने उसकी वजह से कहीं ना कहीं इसकी गिरफ्तारी की थी। ये तमाम जो चीजें हैं उसको लेके कहीं ना कहीं यूपी पुलिस कोर्ट में भी इस चीज का जवाब नहीं दे पाई थी और इसकी वजह से एलवीश यादव को पिछली बार भी जो है कोर्ट के द्वारा बेल ग्रांट किया गया था। फिर वो गुड़गांव के अंदर जो मामला था उस मामले में भी उनको कहीं ना कहीं जो छोटा मोटा मामला था उस मामले में भी एफआईआर दर्ज कराई जाती है, उस मामले में भी तमाम चीजें होती है। तो देखिए एक जो लंबा ये है वो कहीं ना कहीं जो वो निकलते तो जा रहे हैं पर कहीं ना कहीं एक तरफ से वो फंसने का जो दौर है वो अभी भी जारी है कि कोई ना कोई उनको जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मामले में वो फंसते जा रहे हैं। जैसे जैसे वो स्टेप बाय स्टेप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही जैसे कोई ना कोई उनको फंसाने की पूरी साजिश रच रहा हो, ऐसा नजर आ रहा है अभी। बिल्कुल आपने ठीक कहा मनीष। देखिए अभी पूरे मामले थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन आपको गंभीरता बता दूं कि ईडी में जो मामला दर्ज किया एलवीश यादव और उसके कठोर साथियों के खिलाफ वो मनी लॉन्ड्रिंग में मामला दर्ज किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि अवैध तरीके से बहुत सारी संपत्ति आपने इकट्ठा कर ली हो, यानी कि ब्लैक मनी आपने गलत सोर्सेज से कमाई हो, ये मनी लॉन्ड्रिंग है, जिसमें पीएमएलए एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। और मामले की गंभीरता यहाँ से समझिए कि हाल में जिस तरह से आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, उनके नेता उन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और वो पीएमएलए एक्ट में ही मुकदमा दर्ज किया गया था, तो ये वही मुकदमा है जो यहाँ पर दर्ज किया गया है। आपको वो वीडियो भी मैं दिखाऊंगा कि क्या लगता है एलवीश यादव के पास कोई इतनी बड़ी संपत्ति होगी जिसके बाद मतलब जिसको लेकर एक इतना बड़ा मामला जो इतना बड़ा मुकदमा दर्ज कर दिया, इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री हो जाती है कि कौन से 1000, 2000 या 150 करोड़ रुपए जो है अवैध तरीके से और कहां से कमा लिए होंगे, ये भी अपने आप में समझना है। जिस व्यक्ति को ये पता हो कि उसके पास ऑलरेडी एक सही जरिया है कमाई का, यूट्यूब से बहुत अच्छी कमाई अगर किसी की हो रही है, इसके अलावा एक के बाद अच्छे इवेंट्स में और एक बड़ी फैन फॉलोइंग जिसकी हो, वो इतना नहीं समझेगा कि कुछ भी अगर वो गलत करता है तो मिनटों में पूरा का पूरा जो साम्राज्य कमाया है वो एकदम से तहस नहस हो जाएगा। तो इतनी समझ तो होगी ही किसी भी व्यक्ति को, और वो कम से कम इन सब चीजों से बचने की कोशिश करेगा कि इस तरह की कोई भी काम ना करे जिससे कि उसकी पूरी इमेज, जिससे कि उसने जो सब कुछ कमाया वो खत्म हो जाए। क्योंकि आज जब हम देख रहे थे, जब जेल से भी बाहर आए थे एलवीश यादव, उसके बावजूद उनके फैन में उनका जोश कम नहीं हुआ। गुजरात में हमने देखा, उसके बाद उन्होंने जो एक इवेंट के अंदर गए तो पूरे जोश के साथ, वो होली का इवेंट था और आप सबने भी देखा होगा किस तरह से लोग जो है एलवीश यादव को देखने के लिए वहां इकट्ठा हुए थे। तो ये एक फैन फॉलोइंग जिसने कमाई हो वो क्या इस तरह के गलत काम करेगा? क्योंकि देखिए जो हमने लास्ट टाइम भी जब हम गांव में गए, मेरे दोनों संवाददाता एलवीश यादव के गांव में गए थे और कुछ देर बाद हम एक बार फिर से एलवीश यादव के गांव आपको लेकर जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जो एलवीश यादव के घर का है, जो पुराना जो घर है, उसी से आप अंदाजा लगाइए कि क्या एलवीश यादव के पास इतनी संपत्ति, या एलवीश यादव ने अचानक से कोई एक बार प्ले कीजिए उसको वीडियो को। तो ये देखिए, ये एलवीश यादव का घर है, उनकी दादी आप तस्वीरें देख रहे हैं, और अभी भी इसी घर में पूरा परिवार रहता है।
अभी एक नया घर जरूर बन रहा है, लेकिन वो जो बताया जा रहा है वो जो घर भी, वो जमीन भी जो थी वो मुआवजे के तौर पर मिली थी। और जब इतने सालों से कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है, इतने सालों से जो बिग बॉस तक में अगर होकर आया है, तो क्या वो एक घर नहीं बना सकता है? क्या वो एक अच्छी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता है? तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उनके घर की वो तस्वीरें थी। घर अभी आपने जो तस्वीरें देखी वो एल्विश यादव के घर की तस्वीरें थी। मैं एक बार फिर से मनीष के पास भी चलेंगे और कुछ देर में हिमांशु जो कि मेरे संवाददाता है वो अभी वजीराबाद जो कि एल्विश का गांव है वहां भी जाएंगे, कोशिश करेंगे परिवार के लोगों से बात करने की, एल्विश से भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे और उनके लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे इस पूरे मामले को लेकर, उनका क्या कुछ इसको लेकर कहना है। लेकिन अब एक नया मुकदमा एल्विश यादव के खिलाफ दर्ज कर लिया है ईडी ने। ये मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ाने वाली चीजें यहाँ सामने आ रही है। उनके जो तमाम फैंस हैं उनके लिए थोड़ी सी निराशा, और ये थोड़ी सी नहीं, ये बहुत बड़ी एक निराशा वाली बात हो सकती है, क्योंकि जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया वो पीएमएलए एक्ट की धारा है। एक बार फिर से मनीष के पास चलते हैं। मनीष, क्या लगता है जैसे जो कि पीएमएलए एक्ट में जो है मुकदमा दर्ज किया गया है और अभी हम जिस तरह से देख रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, उनकी पूरी की पूरी पार्टी इसी एक्ट के अंदर है, तो अपने आप में बड़ी मुश्किलें कहीं ना कहीं खड़ी हो सकती है आने वाले समय। देखिए, अगर उनके खिलाफ जो पीएमएलए एक्ट में अगर पूछताछ करती है पुलिस, जो ईडी है पूछताछ करती है और कहीं कुछ भी बरामद होता है तो एक ये कह सकते हैं जो उनकी मुश्किलें हैं वो कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएंगी, क्योंकि पीएमएलए जो एक धारा है वो खुद एक ये है कि उसके अंदर जो बेल का जो प्राविधान है वो कहीं नजर नहीं आता है कि अगर किसी भी प्रकार का सबूत किसी के खिलाफ मिल जाता है तो पीएमएलए एक्ट के अंदर जो है आपको जो जमानत जो मिलना है वो काफी मुश्किल हो जाती है। कि पीएमएलए एक्ट के अंदर अगर ईडी एक बार गिरफ्तारी करती है उनकी, तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो जमानत के लेके बात करें तो जमानत के अंदर उनको काफी मुश्किलें देखने मिलेगी। कि अगर उनके पास से अगर देखिए अभी तक सिर्फ इतनी बातें निकल के सामने आई है, जो सूत्रों से खबरें मिली हैं कि सिर्फ जो है अभी उनसे पूछताछ की जाएगी इस मामले में, पर अभी तक जो उनको गिरफ्तारी को लेकर अभी किसी भी प्रकार का नहीं ईडी ने कोई चीज कही है और नहीं किसी भी प्रकार की ऐसी बातें निकल के आई है। सिर्फ ये बात निकल के आ रही है कि उनसे सिर्फ इस मामले में पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल, देखिए अभी गिरफ्तारी को लेकर कहीं कोई बातचीत नहीं है, लेकिन हाँ जो लखनऊ विंग है वो पूछताछ के लिए एल्विश को कभी भी बुला सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ बारीकी से हर चीज को समझना होगा, तकनीकी तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी, क्योंकि इससे पहले के जितने भी मामले हुए हैं ईडी ने अगर किसी के खिलाफ भी केस दर्ज किया है तो पहले ईडी केस दर्ज करती है, उसके बाद उसकी जांच करती है, पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। और अधिकांश समय हमने देखा गया है कि जब भी जो भी व्यक्ति पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर तक गया है वो जल्दी से वापस नहीं आया, ईडी ने उसको वहीं पर ही अरेस्ट किया है। और अरविंद केजरीवाल केस में भी यही था कि 9 बार सम्मन दिए गए थे अरविंद केजरीवाल को, और अरविंद केजरीवाल इसीलिए उस जांच में शामिल होने के लिए नहीं जा रहे थे क्योंकि उन्हें इस बात की आशंका थी कि ईडी जो है जब वो पूछताछ के लिए वहां पहुंचेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। तो ऐसे में एल्विश यादव को भी अगर बुलाया जाता है तो क्या इस तरह की संभावना बन सकती है, तो ये खैर अभी आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या एल्विश यादव के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रहा है? अगर आपको लगता है तो आप कमेंट्स कर बताएं कौन हो सकता है वो व्यक्ति, क्योंकि इससे पहले भी जब वैनम मामला आया था उसमें भी ये सवाल उठे थे कि कहीं ना कहीं एक साजिशन एल्विश को फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कौन हो सकता है? गुप्ता ब्रदर्स की बात का जिक्र किया था, गुप्ता ब्रदर्स का कहना था यहाँ पर कि एल्विश यादव के बारे में जो इनपुट उसे मिला था वो किसी नजदीकी ने दिया था। अब वो सिर्फ एक बात ही कही गई थी या फिर उसमें कहीं कोई बड़ी सच्चाई थी? क्योंकि ये वाली बात का जिक्र आया है, तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले से एल्विश यादव के साथ रहा और आज वो दुश्मन बन गया? क्योंकि बहुत सारी चीजें निकलकर यहाँ पर आती है। लेकिन मेरा बार बार कहना यही है कि जब तक किसी का दोष साबित ना हो जाए उसे आरोपी, उसे विलेन, उसे माफिया बनाना नहीं चाहिए, उसकी इमेज को धक्का नहीं पहुंचाना चाहिए। और हम भी कोशिश यही करेंगे लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की कि एल्विश यादव के खिलाफ अगर मामला दर्ज हुआ है तो उसकी रिपोर्टिंग करे, नैरेटिव सेट ना करे।
गलत तरीके से ये प्रोजेक्ट ना करें कि अब देखिए हमने तो कहा था ये तो बहुत बड़ा माफिया है, बहुत बड़ा, इसने तो ब्लैक मनी का ये बादशाह है। मतलब इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, तब तक ये चीजें नहीं होनी चाहिए जब तक कि साबित ना हो। सिर्फ यहाँ पर जो फैक्ट्स है, जो जानकारी है, वो लोगों तक हम पहुंचाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा काम है। लेकिन हम जबरदस्ती यहाँ पर थोपना शुरू कर दें कि नहीं देखिए किस तरह से एल्विश यादव ने अचानक से अवैध ब्लैक मनी का बड़ा धंधा शुरू किया और अरबों खरबों की जो है दौलत वो इकट्ठा कर ली, ये चीजें कहना गलत होगा जब तक कि पूरा मामला खुलकर सामने नहीं आ जाता है। और यही चीजें नोएडा पुलिस ने जब मामला दर्ज किया था तब भी हम इस बात का बार बार जिक्र कर रहे थे। मनीष, क्या लगता है ईडी पूछताछ के लिए कब तक? देखिए, हो सकता है कि इस हफ्ते के अंदर जो है एल्विश से इस मामले में पूछताछ की जाए और इस मामले में जो तमाम चीजें, देखिए इस बार फिर से एक बार नोएडा के अंदर ही ये मामला हुआ है। नोएडा का सेक्टर जो 2 है वहां पे ये मामला हुआ है और वहां पे ही इस मामले में जो ईडी ने है जो उनको लेके जो है जो ईडी ने FIR दर्ज किया है वो नोएडा में ही एक बार ये फिर से पूरा मामला हुआ है। तो ये भी संभावनाएं लगाई जा रही है कि एल्विश को फिर एक बार नोएडा बुलाया जाए और वहां पे फिर से एक बार ईडी से पूरी की पूरी पूछताछ की जाए। तो तमाम जो चीजें हैं वो एल्विश के जो कहीं ना कहीं जो एक तरफ देख सकते हैं कि एल्विश के पास में स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि पहले भी इस मामले में पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिले थे और इसकी वजह से कोर्ट से उनको बेल मिला था और यूपी पुलिस को एक तरफ कोर्ट से जो है फटकार लगते हुए नजर आई थी। तो हो सकता है कि एक तरफ उनके पास में जो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का जो है पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिले हैं और वो सबूत मिलने के वजह से जो अभी तक जो पैसों का या फिर किसी भी तरीके का जो रिकवरी जो है वो कहीं ना कहीं उनके पास से नहीं हुई है। जिस तरीके से जो फाजलपुरिया ने भी कहा कि वो जो सॉन्ग है वो सिर्फ वो सॉन्ग पर्पस से ही वो जो स्नैक जो है वो लाए गए थे, वो तमाम जो चीजें फाजलपुरिया के द्वारा भी रखा गया है, जो तमाम जो चीजें हैं वो फाजलपुरिया ने भी क्लियर की है। और एक तरफ कोर्ट ने भी ये चीजों को लेकर सीधी एक बात कही है और जिस तरीके से पिछली बार एक उनके पास में सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि यूपी पुलिस के पास अभी तक पुख्ता मात्रा में जो सबूत है वो नहीं हुई है। अगर पुख्ता मात्रा में कभी भी अगर यूपी पुलिस के पास में सबूत होता तो अभी तक एल्विश यादव की गिरफ्तारी हो चुकी होती, पर अभी तक किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए, बिल्कुल ये बात उस दौरान भी सामने आई थी और बिल्कुल आपने ठीक कहा मनीष, फाजिलपुरिया ने भी ये साफ कहा था कि उन्हें बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो जो सांप मंगवा रहे हैं वो ना तो उनको हर्ट करना चाहते थे और ना ही वो कोई इलीगल तरीके से उसको मंगा रहे थे। जिस एजेंसी से उन्होंने मंगाया उनका कहना था कि उस एजेंसी ने उन्हें भरोसा दिया था कि उनके पास जो भी डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए इनको रखने के लिए या इस तरह से किसी भी फिल्म या किसी प्रोडक्शन में शामिल करने के लिए वो सारी चीजें उनके पास थी। और इसी आधार पर कहीं ना कहीं पुलिस ने भी उस मामले में ये कहा कि इसमें कोई हमें कोई सबूत मिला नहीं है, जो कि गुड़गांव पुलिस ने कोर्ट के सामने बातचीत रखी भी थी। तो कहीं ना कहीं वो स्टैंड नहीं कर रहा था। लेकिन अब ये जो नया मामला सामने आया है ईडी का, और ईडी ये कह रही है कि जो महंगी कारों का जो काफिला है उस पर भी ईडी की नजर है। मतलब अगर काफिले की बात करें, क्योंकि पेरेंट्स ने साफ साफ कहा था एल्विश के कि जो भी गाड़ियां वो इस्तेमाल करते हैं उसमें वो गाड़ियां दरअसल किराए पर लाई हुई गाड़ियां होती हैं। और आम तौर पर हम देखते हैं कि यूट्यूब की दुनिया में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो महंगी गाड़ियां लेकर आते हैं, उनको जो शूट करना होता है वो शूट पर्पस से लाई गई होती है, ना कि वो उनकी होती है। तो उनका एक किराया होता है। और जो जानकारी मिली एक अभी हाल ही में जरूर गाड़ी एक एल्विश यादव ने जरूर खरीदी है, लेकिन क्या सिर्फ एक गाड़ी खरीदने से या अपना एक नया घर बनाने से, और वो जो घर बना रहे हैं उसमें पूरे घर में क्या एल्विश यादव ने पैसे लगाए, क्या उनके पेरेंट्स के पास का पैसा उसमें नहीं लगा होगा? तो बहुत सारे सवाल है यहाँ पर। उन सवालों के जवाब जो है वो साफ होने चाहिए, क्योंकि ऐसे अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एक के बाद एक मुकदमे दर्ज होते जाएंगे तो आप समझिए कि जो इतनी तरक्की पा रहा था उसके लाइफ में क्या हुआ अचानक से। और एक बार फिर से मैं एल्विश यादव का जो मौजूदा घर है अभी, क्योंकि नया घर बना नहीं है, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। ये एल्विश यादव का मौजूदा घर है जहां की एल्विश यादव का पूरा परिवार रहता है। क्या आपको लगता है इस घर को देखकर कि क्या एल्विश यादव ने कोई अवैध तरीके से, गलत तरीके से अरबों खरबों रुपए इकट्ठा कर लिए होंगे? क्योंकि अगर ऐसा होता तो सबसे पहले इंसान जो है किसी बहुत बड़े से फ्लैट में शिफ्ट होता और बहुत सारी चीजें जो है उसकी लाइफ में देखने को मिल सकती है। क्योंकि एल्विश यादव ने धीरे धीरे जो पैसा कमाया है, क्योंकि बिग बॉस भी पहुंचा है एल्विश यादव, और तमाम तरह की चीजें हमने देखी है कि बहुत सारे इवेंट्स भी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी जो है एल्विश यादव को मिल रहे हैं। तो वो
पैसे से ये सारी चीजें हो सकती है। तो ऐसे में सीधा कह देना कि एलविश यादव ने कहीं से ब्लैक मनी इकट्ठा की है, वो दिखाई हमें नहीं समझ में आ रही, क्योंकि ऐसा नहीं है कि परिवार पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया, अभी भी इसी घर में रहते और अभी भी आप अगर ब्लॉग्स देखते हो एलविश यादव के, क्योंकि जिसकी लाइफ में इतना सारा पैसा अगर आएगा तो आपको उसके घर के अंदर की लग्जरी देखने को मिलेगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं पैसा इतना सारा आ रहा है और आप बहुत नॉर्मल सी जो देसी तरीके से लाइफ जीता है इंसान, जैसा कि चीजें जो है एलविश यादव की दिखे वो बदलाव तो दिखने चाहिए। लेकिन अगर आप एक एक ब्लॉग उठाकर देखेंगे, क्योंकि हमने भी इस दौरान कई ब्लॉग्स जो है एलविश यादव के देखे हैं, हमें कहीं ऐसा नहीं दिखाई दिया कि उसमें कोई बहुत ज्यादा लग्जरी वहां दिख रही है। वही एक सिंपल रहन सहन, एक जो गांव का एक साधारण परिवार जिस तरह से रहता है, हरियाणा के गांव का एक साधारण परिवार रहता है, उसी तरह की भाषा, उसी तरह की बोली, उसी तरह का रहन सहन, उसी तरह का खाना, उसी तरह का उठना बैठना, वो हमें एक एक ब्लॉग्स में दिखता है। तो आप किसी के भी कैरेक्टर की बात कर ले या उसके पास कितनी संपत्ति है, कहीं ना कहीं एक अंदाजा आप उसके रहन सहन से लगा सकते हैं। और चूंकि गुरुग्राम की बात करें, गुरुग्राम एक ऐसा शहर है, यहाँ आदमी के पास अगर पैसा है और खासतौर से अगर वो युवा है तो उसे बहुत दिन तक छिपा के नहीं रख सकता, उसकी लाइफ में वो लग्जरी आपको दिखेगी। लेकिन जो लग्जरी अगर कुछ अभी दिखने भी लगी है एलविश यादव के, वो अब जाकर, क्योंकि एक लंबे समय से कोई व्यक्ति, और हमने देखा है बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो लाखों करोड़ों में पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब से, और अगर उसके बाद उन्हें कैंपेन करने को मिल जाते हैं तो आप समझिए कि फिर वो पैसा कितना बड़ा हो जाता है। तो क्या इससे ये साबित होता है कि वो ब्लैक मनी में शामिल है या इस तरह से ब्लैक मनी जो है वो इकट्ठी कर रहा है? तो ये अपने आप में कई बड़े अहम सवाल है। और अभी जो नए व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं एक बार फिर से बता दूं, हम यहाँ सवाल कर रहे हैं कि क्या एलविश यादव के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही है और इसी साजिश के तहत उन्हें एक के बाद एक मुकदमों में फंसाया जा रहा है, क्योंकि अब नोएडा पुलिस और गुड़गांव पुलिस के बाद एलविश यादव के जीवन में ईडी की एंट्री हो गई। और ये जो ईडी की एंट्री है ये थोड़ा सा गंभीर मुद्दा है, क्योंकि तमाम लोगों को, जो तमाम फैंस हैं, तमाम परिवार के लोग हैं, हमने देखा था। और देखिए, परिवार, रिश्तेदार, गांव के लोगों की चिंता तो समझ में आती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, उसके आसपास का व्यक्ति जब उसके लाइफ में इस तरह की चीजें होती हैं तो वो परेशान होता है, होते हुए हमने देखा है। लेकिन जिस तरह से बड़ी संख्या में आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, जो व्यूअर अभी जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने जिस तरह से चिंता जाहिर की एलविश यादव के बारे में, और सबसे बड़ी बात ये थी, जो एक हमारे लिए भी अपने आप में एक अनोखी बात हुई थी, कि जितने भी कमेंट्स हमने देखे थे, कोई बहुत इक्का दुक्का कोई कमेंट्स था जो कि एलविश यादव के खिलाफ था, वरना हजारों की तादाद में हर एक व्यक्ति सपोर्ट में कमेंट्स कर रहा था, जो अभी भी हमें दिख रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों से ही सवाल है ये, आपको क्या लगता है, क्या एलविश यादव के खिलाफ साजिश रची जा रही है, या फिर सच में एलविश यादव इस तरह के गुनाहों में शामिल रहे? ये आप खुद तय कीजिए, आप बताइए, क्योंकि हम किसी पर जबरदस्ती कोई अपना नैरेटिव नहीं थोपने की कोशिश करेंगे, हम सिर्फ आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और कुछ ही देर में मेरे सहयोगी एलविश यादव के घर भी पहुंचेंगे, गांव भी पहुंचेंगे, और वहां से भी हम एक एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि ये अपने आप में एक गंभीर मामला यहाँ पर सामने आकर खड़ा हो गया है एलविश यादव के, कि अब ईडी की जिस तरह से एंट्री हुई है, और चूंकि ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज किया है, पीएमएलए एक्ट की गंभीरता यहाँ इसलिए समझनी जरूरी है कि एक के बाद एक कई स्टेट के मुख्यमंत्री, उनकी गिरफ्तारियां ईडी के तहत जब हुई तो लंबे लंबे समय के लिए उन्हें जेल में रहना हुआ। और शिबू सोरेन की बात कर लें, झारखंड के मुख्यमंत्री, उनको भी ईडी ने गिरफ्तार किया था और अभी भी वो जेल में है। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो अभी इसी एक्ट के तहत जेल में है। कि कविता, जो कि साउथ और पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी है, वो भी अभी जेल में है। इस सब के अलावा मनीष सिसोदिया जेल में है, और भी कई बड़े नाम, बड़े चेहरे अभी भी जेल में, जिन्हें ईडी ने इन एक्ट्स के तहत गिरफ्तार किया था। तो ऐसे में क्या आने वाले समय में बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती है? एक बार फिर से मैं रुख करूंगा अपने सहयोगी मनीष का। मनीष, क्या कुछ लगता है, एक बार सिरे से थोड़ा सा बताइए, पिछला जो केस था उसी को आधार बनाकर ये केस दर्ज किया गया है, कितना गंभीर मामला है, और जो गिरफ्तारी के बाद जहाँ की जा रही थी, पूछताछ की बात जहाँ की जा रही थी, कब पूछताछ हो सकती है? क्या कुछ और नया अपडेट इस पूरे मामले में? देखिए, एक चीज तो साफ है, अगर ईडी इस मामले में पूछताछ भी करती है, पर इनके पास ये जो है पहले से ही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि उनके खिलाफ तो पहले भी जो है यूपी पुलिस को ऐसा कुछ पुख्ता मात्रा में सबूत नहीं मिले थे, और इस बार भी यही है
क्योंकि देखिए नवंबर के महीने से मामला चलते हुए आ रहा है और नवंबर के महीने में पहली एफआईआर एलविश यादव के खिलाफ दर्ज की गई थी और वहां से अभी तक ये जो है पूरा का पूरा सिलसिला चलते हुए आ रहा है। उन्होंने जो है 5 दिन अपने जो है जेल में भी बिताए। वो जो तमाम जो चीजें हैं, पर कहीं ना कहीं इनके लिए राहत की बात इसमें यह है कि कोर्ट ने पहले भी इस चीज को लेकर ये कहा था कि उनके खिलाफ में पुलिस के पास में अगर पुख्ता मात्रा में सबूत है तो वो कोर्ट के समक्ष रखे, अगर नहीं है तो कोर्ट को ये चीजों को जो है उनको साफ करना होगा। पहले भी हमने देखा है कि धाराओं में जो है संशोधन किए गए थे, जो धाराएं लगाई थी उसको चेंज बदलाव किए गए थे, उसके बाद उनको जो है बेल ग्रांट हुई थी। ये तमाम जो चीजें कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि एलविश यादव जितनी हम भी देख रहे हैं कि जितनी जो मुश्किलें हैं वो बचते हुए, पर कहीं ना कहीं इनके लिए राहत की बात ये है कि उनको जितनी भी धाराओं में उन्हें फंसाने की कोई भी व्यक्ति अगर कोशिश कर रहा है या फिर कोई आगे इसके पीछे है तो कहीं ना कहीं एक चीज साफ है कि एलविश यादव को अगर फंसाने की कोशिश चल रही है तो एलविश यादव इससे निकलते भी जा रहे हैं, क्योंकि उनके जो खिलाफ जो है अभी तक पुख्ता मात्रा में जो सबूत है वो नहीं मिल पाए हैं। बिल्कुल, देखिए ये जिक्र भी हुआ था, आप ठीक कह रहे हैं मनीष, जब नोएडा पुलिस इस पूरे मामले की जिक्र कर रही थी और जब कोर्ट के समक्ष जो है सबूत रखने की बात कही गई थी तो वो कुछ उतने मजबूत सबूत नहीं थे, क्योंकि शुरुआत में यही कहा जा रहा था कि एनडीपीएस एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज किया है तो अब तो लंबे समय के लिए एलविश अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आ सकता। लेकिन जब सबूतों की बात हुई, उससे जुड़े हुए इनपुट्स की बात हुई तो वो इतने मजबूत दिखाई नहीं दी और बाकायदा कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी नोएडा पुलिस को। तो जाहिर सी बात है कि अगर बहुत बड़े कोई सबूत होते नोएडा पुलिस के पास तो नोएडा पुलिस दोबारा से फिर से गिरफ्तारी कर सकती थी। लेकिन अब ईडी का इस पूरे मामले में फिर से आ जाना अपने आप में चिंता जरूर बढ़ाता है। और जिस तरह से आपने भी उस दौरान पूरा माहौल देखा था, सारी चीजें देखी थी, क्या ऐसा लगता है कि क्या एलविश यादव ने इतना कोई बहुत बड़ा पैसा गलत तरीके से यानी कि ब्लैक मनी इकट्ठा कर ली होगी? एलविश यादव की बात करें तो एलविश यादव जिस इलाके में रहते हैं वो खुद में एक गाजिया जो इलाका जो है गुड़गांव का वो खुद पॉश एरिया है। अगर वहाँ की नॉर्मल घरों की भी बात करें तो नॉर्मल घरों का भी इनकम करोड़ों में होगा, लाखों में होगा, क्योंकि इतनी जो वहाँ की जो प्रॉपर्टी रेट भी जो है वो काफी हाई है, क्योंकि वो गुड़गांव का एक पॉश इलाके में आता है तो वहाँ की नॉर्मल इनकम भी लाखों में होगी। ऐसे आप सीधे तौर पे देखिए, एक पॉश इलाका है, गुड़गांव के बीच का इलाका है, गुड़गांव के आप नॉर्मल जमीनों के भी रेट देखेंगे तो आज के डेट में आसमान छू रहा है। तो पर ऐसे में कोई बड़ा जो इनकम कहेंगे तो उनके पास में होगा ऐसा दिखते हुए नजर नहीं आ रहा है। आप गाड़ी आज के डेट में गाड़ियों की बात करें तो ऐसा कौन सा यूट्यूबर है जिसके पास में करोड़ों की गाड़ियां नहीं है, लाखों की गाड़ियां नहीं है, अगर वो वहां पर रहते भी हैं। देखिए एक तो उस इलाके में देखिए जितने भी लोग रहते हैं उनके गाँव के में भी जाइएगा तो सब नॉर्मल जो है उनके घर का जो आप देखिएगा तो उससे जो अंदेशा लगाया जा सकता है कि कोई भी जो है आप ये नहीं कह सकते कि किसी की इनकम कम होगी या फिर कोई इस तरीके का व्यक्ति हो, क्योंकि जो ये एक खुद गाजियाबाद जो इलाका है गुड़गांव का काफी पॉश इलाकों में आता है और इसकी वजह से गुड़गांव खुद एक पूरा का पूरा जो शहर है वो पूरा पॉश है। तो उसके बीच में अगर आप छोटी सी भी प्रॉपर्टी का अगर अंदेशा लगाइएगा वो करोड़ों में उसके जो रेट है वो लगा सकते हैं। तो ऐसा कोई उनके पास कोई बड़ा जो बोलिएगा जो पैसा है वो नहीं अभी तक नजर आ रहा है। जो जमीन है, जमीन जहाँ पे अभी उनका घर बन रहा है वो भी उसमें भी जो है उनके पापा ने जो है क्लियर किया था कि उसमें भी उन्होंने कुछ लोन लिया है और उनके पापा ने भी कुछ अमाउंट से उनकी मदद की है। जो तमाम जो चीज़ें, गाड़ियों की बात करें तो उनके पापा ने पहले भी ये चीज़ कहा है कि जो गाड़ियाँ आती थी वो सिर्फ वीडियो शूटिंग पर्पज की वजह से आती थी। देखिए तमाम जो यूट्यूबर से आती, हमने बहुत बार देखा है कि ये चीज़ें जो है जो गाड़ियाँ रेंट पे आती हैं और गाड़ियाँ रेंट पे आने के बाद उसको वीडियो में यूज किया जाता है। आप बॉलीवुड में चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, बहुत सारी जगहों पे जो है गाड़ियाँ रेंट पे आती है और उसके बाद वो गाड़ियों को जो है शूटिंग के दौरान यूज किया जाता है। तो ऐसा जो कहिएगा कि कोई बड़ा हाथ लगा है, कुछ बड़ी जो कुछ बहुत बड़ा उनके पास में जो पैसा है, ऐसा अभी तक दिखते हुए नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल मनीष, क्योंकि हमने भी देखा है अच्छी तरह से, गांव के लोगों को, तमाम लोगों से बातचीत भी हुई है, किसी ने एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि भाई देखिए इस लड़के ने तो कोई गलत तरीके से पैसा कमाया होगा। सभी ने कहा कि YouTube पे मेहनत की, मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा, बिग बॉस तक पहुंचा। और आप लोगों ने याद होगा जब बिग बॉस में एलविश यादव एज कंटेस्टेंट थे वहां पर, उनके लिए उनके गांव में उनके आसपास के लोगों ने जबरदस्त कैंपेन चलाया था। यानी कि आप समझिए कि ग्राउंड पर जिस
ये इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग हो, ना केवल सोशल मीडिया भर तक सीमित है उनकी ये फैन फॉलोइंग, लेकिन लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि क्या कोई साजिश रची जा रही है एल्विश के खिलाफ? क्योंकि किसी ने भी एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया था कि एल्विश यादव ने कुछ भी गलत करके पैसा कमाया हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई साजिश कर रहा है तो वो कौन हो सकता है, क्योंकि ये जानना, ये बताना ये बेहद अहम है। परवेश बागले जी कह रहे हैं कि तुम लोगों को इतना जलन क्यों हो रहा है? भाई परवेश जी, हम लोगों को कोई जलन नहीं हो रही है। हम यहाँ यही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एल्विश यादव की लाइफ में इतना पैसा कहां से आ गया होगा, क्योंकि कहीं किसी ने कोई जिक्र नहीं किया और वो अपनी मेहनत से पैसा कमा रहा है और इतना पैसा तो दिखा ही नहीं कहीं भी। एक आम साधारण परिवार की तरह ही वो रह रहा है। ब्लॉग्स में भी हम देखते हैं, वीडियो में भी देखते हैं एल्विश को, तो कहीं भी ऐसी लग्जरी नहीं दिखाई देती है कि जिसको लेकर इतना बड़ा केस जो है एल्विश यादव के खिलाफ दर्ज हो जाना चाहिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल आप लोगों से ये पूछ रहे हैं कि क्या एल्विश यादव के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है? एल्विश यादव को क्या फंसाया जा रहा है? और अगर फंसाया जा रहा है तो क्या मंशा इस सबके पीछे हो सकती है? क्योंकि एकदम से किसी को भी विलेन बनाकर बता देना, खड़ा कर देना, उसके खिलाफ इस तरह का नैरेटिव सेट कर देना, ये गलत है अपने आप में और इससे बचने की जरूरत होती है। क्योंकि कोई अगर अपनी मेहनत से सक्सेस पा रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन ये जो सारी तमाम चीजें अगर चल रही है कहीं पर, तो ये इसके पीछे की वजह, इसके पीछे की बाकी सब चीजों को देखना जानना भी बेहद जरूरी है। कोशिश करेंगे, मेरे सहयोगी हिमांशु भी गांव पहुंच चुके हैं, उनसे भी बात करने की। और क्या कुछ अपडेट अभी इसमें है? इस सब के पहले भी जब आप गांव के लोगों से मिले थे मनीष, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा था आपका तब? देखिए, गांव का लोगों का साफ तौर पे एक ही चीज कहना है कि एल्विश को आज तक उन्होंने इन सारे जो भी नशों की जो बातें कर रहे हैं, आज तक देखिए अगर लेट नाइट कोई आदमी आता है तो गांव का जो गांव के अंदर गांव का एक व्यवहार होता है कि कोई गाड़ी अगर लेट नाइट आती है, कोई भी व्यक्ति लेट नाइट आता है तो कोई ना कोई व्यक्ति उसके ऊपर देखता है, बाहर निकलता है, देखता है कि भाई कौन है। ये एक तमाम जो स्वभाव है गांव के अंदर, आप जाइए किसी भी गांव में चले जाइए, ये स्वभाव होता है कि लेट नाइट अगर कोई आ रहा है या फिर कोई भी व्यक्ति घूम रहा है उस इलाकों में, और कोई भी अगर देखिए कोई भी नशा किया हुआ व्यक्ति होगा तो जरूर बात है कुछ हो हल्ला करेगा, किसी भी प्रकार की जो चीजें वो वहां पे नजर आएगी। पर अभी तक गांव की तरफ से देखिए, गांव के जो लोग हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, उन्होंने भी इस चीज को नकारा है कि आज तक उन्होंने उसको कभी भी नशे की हालत में नहीं देखा, यहाँ तक कि उनको कभी स्मोकिंग करते नहीं देखा है। तो जो स्नैक वेनम केस है या स्नैक वेनम केस की जो वो बातें चल रही है, तो उन सारे मामलों में कहीं ना कहीं उनका भी यही कहना है कि उनको फंसाने की सिर्फ अभी तक साजिश चल रही है। बिल्कुल, देखिए अभी साफ तौर पर कहीं ऐसा दिखा नहीं। पहले हमने इससे पहले भी एक जगह जाकर ये खंगालने की कोशिश भी की कि एक आदमी तो हमें मिल जाए जो कहे कि एल्विश यादव खराब है या बुरा है। कहीं किसी ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया। कहीं कोई ये कहता हुआ नहीं दिखा कि एल्विश नशा करता है, कहीं कोई ये कहता नहीं दिखा कि एल्विश खराब है, कहीं कोई ऐसा नहीं कहता दिखा कि एल्विश यादव जो है वो किसी के बारे में बुरा कहता है। हर किसी ने तारीफ की, हर किसी ने अच्छा बोला, क्योंकि अगर कहीं किसी के अंदर कमी होगी तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो रत्ती भर निकल कर सामने आएगा। लेकिन हमें एल्विश यादव मामले में कहीं कुछ सुनने को नहीं मिला। मतलब आप समझिए कि कैमरे के सामने तो छोड़िए, लोगों के बीच हमने बगैर कैमरे के भी जब बातचीत की तो कहीं किसी ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया। सभी ने ये कहा कि अपनी मेहनत से शुरू किया था, सारी चीजें की और एक मुकाम नाम जो कमाया, और ना केवल खुद का नाम कमाया बल्कि गांव का नाम भी रोशन किया, जिस गांव को एल्विश यादव के नाम से अब जाना जाता है। और ना केवल गुड़गांव भर में जाना जाता है, देश भर में जाना जाता है, जहां जहां एल्विश यादव के फैंस हैं वहां पर जाना जाता है। एक बार फिर से मनीष आपके पास रुक करेंगे। देखिए एक चीज तो साफ है जिस तरीके से देखिए इस मामले में पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत जो है पहले यूपी पुलिस ने जो है मामला एल्विश के खिलाफ दर्ज किया था। पर एनडीपीएस एक्ट के तहत जब मामला दर्ज किया तब जो है यूपी पुलिस ने पहले उसके लिए जो 14 दिन की जो है पहले जुडिशियल कस्टडी मांगी, और उस जुडिशियल कस्टडी के बीच में जब एल्विश को लेके एल्विश के वकील ने जो है पहले जो है बेल पिटीशन कोर्ट में दाखिल की, और बेल पिटीशन में सबसे पहले तौर पे एक पहले दिन की बात करें तो पहले दिन जो है कोर्ट के द्वारा जो है यूपी पुलिस को फटकार लगी थी। पर फटकार लगने के बाद यूपी पुलिस से सीधा कोर्ट ने ये सवाल किया था, क्या आपके पास जो है एनडीपीएस एक्ट के लिए जो है पर्याप्त मात्रा में सबूत हैं कि आप एनडीपीएस एक्ट के तहत जो आपने एफआईआर दर्ज की है उसके लिए आपके पास में क्या पर्याप्त मात्रा में सबूत हैं?
तो उसमें भी जो है यूपी पुलिस ने कहीं ना कहीं नकारा था। आप देखिए इस मामले में जो है नवंबर के महीने में अगर एफआईआर दर्ज हुई है, 4 नवंबर को एफआईआर दर्ज हुई है और 4 नवंबर से अभी तक ये मैं पूरा। आपके पास आऊंगा, एक बार हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, आप एलविश यादव के गांव पहुंचे, एक बार वहां का हाल बताइए, क्योंकि एक बड़ा मामला जो है एलविश यादव के खिलाफ दर्ज किया, लेकिन हमने देखा है कि एलविश के खिलाफ कभी भी कोई भी व्यक्ति खराब बोलते हुए हमने नहीं सुना। तो क्या लगता है आपको कि क्या साजिशन फंसाया जा रहा है एलविश को? और एक बार गांव की तस्वीर भी दिखाइए आप। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। एक बार फिर जब हम एलविश यादव के गांव पहुंचे हैं, तो चाहे वो बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, सबका यही कहना है कि कहीं ना कहीं एलविश यादव को जो है फंसाया जा रहा है। कहीं ना कहीं वो एक स्टार बन गए हैं, उनको फेम मिल गया है, तभी उनको फंसाया जा रहा है। क्योंकि इस बार मैं दोबारा एक बार एलविश यादव के जो गांव है वजीराबाद, उसमें वहीं मौजूद हूँ। कहीं भी किसी भी महिला से हमने बात करी, या फिर किसी बुजुर्ग से, या फिर किसी बच्चे से, या किसी नौजवान की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि एलविश यादव एक स्टार बन गए हैं, और एक फेम मिलने के कारण कहीं ना कहीं उनको फंसाया जा रहा है। और शुरुआत से ही एलविश यादव कहीं ना कहीं एक अच्छे लड़के हैं, और जो गांव वाले हैं कहीं ना कहीं उनका पक्ष रख रहे हैं, और कह रहे हैं कि लगातार उन्हें किसी न किसी बात को लेकर फंसाया जा रहा है। आपको बता दें कि एलविश यादव की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं। जो बीते नवंबर में जो मामला दर्ज किया गया था सांपों के केस में, जो जहर मामले में मामला दर्ज किया गया था, उसमें कहीं ना कहीं एक बार फिर जो एलविश यादव है, ईडी ने उन पे शिकंजा कसा है। लखनऊ जो ईडी है, ईडी ऑफिसर है, वो कभी भी उनसे पूछताछ कर सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं एलविश यादव की जरूर मुश्किलें बढ़ रही है। मैं आपको गांव भी एक बार दिखा दूं कि एलविश यादव का एक गांव है वजीराबाद। इस वजीराबाद गांव के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि एलविश यादव बिल्कुल जो है अच्छे लड़के हैं, ऐसा कभी भी उन्होंने नहीं करा। लेकिन उनको लगातार जो स्टार और उनको फेम मिला है, उसके चलते उन्हें कहीं ना कहीं उनको फंसाया जा रहा है। ये बात खुद एलविश यादव ने अपने, जब उनको गिरफ्तार जमानत मिली थी, जब भी उन्होंने ये पक्ष अपना सोशल मीडिया पर अपने इंस्टा अकाउंट पर रखा था कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वह जो भी आरोप लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है। ऐसे में कहीं ना कहीं ईडी जो है, लखनऊ ईडी उनके ऊपर जांच करेगी, और जल्द ही जो आशंका जताई जा रही है कि जो एलविश यादव की जो कारें हैं, लग्जरी कारें हैं, उनको कहीं ना कहीं जब्त ईडी कर सकती है, और उनके ब्याह पर जो है एलविश यादव से पूछताछ कर सकती है। जी कि यहाँ पर मुश्किलें जरूर है, चिंता की बात जरूर है एलविश यादव के लिए, उनके परिवार के लिए, तमाम फैंस के लिए भी। और हम भी इस बात को बिलीव करते हैं कि एलविश यादव जो है इस तरह की चीजों में नहीं शामिल होंगे, वो बेगुनाह होंगे। और यहाँ पर जो इनपुट ईडी को मिला होगा, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि वो गलत हो। लेकिन अब चूंकि ईडी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, तो ऐसे में मुश्किलें, परेशानी, चिंता तो जरूर यहाँ पर है। और हिमांशु, मैं आपको कहूंगा कि एक बार आप गांव में बाकी लोगों से बातचीत जो आपने की है उसको कैमरे पर रिकॉर्ड कीजिए, ताकि हम अपने व्यूवर्स को वो सारी तस्वीरें दिखा सके कि गांव के लोग इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं। क्योंकि जब पीछे नोएडा में स्नैक वेनम वाला मामला हुआ था, उसको लेकर भी साफ साफ गांव के लोगों ने कहा था, और हमने ही सबसे पहले वो तस्वीर दिखाई थी। क्योंकि तमाम पूरा मीडिया एक तरफ एक एजेंडा लेकर एलविश यादव के खिलाफ मुहिम चला रहा था, एलविश यादव को एक बहुत बड़ा सरगना दिखा रहा था। एलविश यादव के बारे में ना जाने किस किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ, एलविश करके हुआ, और मतलब बहुत सारी इस तरह की चीजें चली थी। लेकिन रिपोर्टर जी ने जिम्मेदारी निभाई, और हम सबसे पहले गांव में पहुंचे, और तमाम वो तस्वीर, तमाम वो बातें, तमाम वो सच्चाई आप लोगों के सामने रखी। हमने कोशिश ये की कि कहीं भी कोई भी गलत इंफॉर्मेशन ना जाए, किसी को अभी से उसकी इमेज को, किसी की भी इमेज को खराब नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति अपनी मेहनत से यहां तक एक मुकाम तक पहुंचा है, उसे हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कहीं कोई गलत किया होगा किसी ने, कानून है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन हम न्यूज रूम में बैठकर, हम टीवी स्क्रीन पर बैठकर किसी के खिलाफ ये सब बोलना शुरू कर दे, हम खुद ही जांच एजेंसी बन जाएं, हम खुद ही कोर्ट बन जाएं, और हम ही ये सब कुछ जो है वहां पर तय करना शुरू कर दें कि देखिए ये तो बहुत बड़ा दोषी है, ये गलत है, इस प्रैक्टिस से बचना चाहिए। मनीष, और क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? फैक्ट में भी पहले एक बार जो है यूपी पुलिस को फटकार लगते हुए हम सभी ने देखा था।
पर अब एनडीपीएस एक्ट को आधार बना के अब इसके ऊपर ही वही स्नैक वेनम केस को आधार बना के अगर ईडी अगर उनसे पूछताछ करती है या फिर किसी भी प्रकार की ये होती है आगे जो अगर उनकी गिरफ्तारी होती है या पूछताछ की जाती है और कई, तो देखिए तमाम जो चीजें हैं अब जो एक स्टेप आगे उनके ऊपर जो मुश्किलें हैं, मुश्किलों का जो दौर है वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि ईडी ने अभी भी जो है उनके ऊपर जो है कल शाम में जो है एक एफआईआर दर्ज की है और वो एफआईआर में जो है उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग केस की जो बात की गई है और मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत उनके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज की है और उसको आधार बनाया गया है स्नेक वेनम केस से जोड़ के और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। पर अभी तक तो जो स्नेक वेनम केस है उस मामले में ही जो है यूपी पुलिस को अभी तक सबूत जो है पर्याप्त मात्रा में अभी तक सबूत प्राप्त नहीं हो पाए हैं। तो अभी पीएमएलए एक्ट के अंदर अगर उनसे अगर ईडी भी पूछताछ करती है तो अंदेशा एक चीज का लगाया जा सकता है कि अभी तक अगर यूपी पुलिस के पास नहीं स्नेक वेनम मामले में पर्याप्त मात्रा में अगर सबूत नहीं है तो उनके ऊपर पीएमएलए एक्ट के तहत जो एफआईआर है वो कैसे दर्ज की जा सकती है। जब कोर्ट एक तरफ पीएमएलए जब एक तरफ कोर्ट यूपी पुलिस को फटकार लगाती हो और एक तरफ ईडी इस मामले में कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज कर ले, तो तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं जो अभी जो है देखिए जब तक ईडी अपनी पूछताछ नहीं करती है और ईडी जो है तमाम चीजों को जो है जब तक पूछताछ करके और तमाम चीजें जो निकल के सामने नहीं आती तब तक कुछ कहना मुश्किल है। पर एक अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से नोएडा कोर्ट के अंदर जो तमाम चीजें हुई थी उसको लेके उनको कहीं ना कहीं रिलीफ ही मिलेगा कि इस मामले में भी, क्योंकि अभी तक गिरफ्तारी की कहीं एक बार मैं सभी को अपडेट कर दूं पूरा मामला क्या है। आज सुबह ये खबर आई कि ईडी ने एल्विश के खिलाफ पीएमएल एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। उनके कुछ और लोगों के, उनके साथियों के भी इसमें नाम यहाँ पर सामने आए थे। तो ऐसे में एक मुश्किल यहाँ पर, बड़ी मुश्किल जो है वो एल्विश के लिए खड़ी हो गई और कभी भी ईडी पूछताछ के लिए एल्विश को बुला सकती है। और आप गंभीरता समझिए इस पूरे मामले की। मनीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ और अपडेट तब तक जुटाइए, आपके पास फिर से हम कुछ देर में लौटेंगे, तब तक कुछ और जानकारी आप जुटाने का काम कीजिए। और मेरे जो दूसरे सहयोगी हिमांशु भी वो एल्विश के गांव में है, वहां से तमाम जो अपडेट है गांव के लोगों के बीच जाकर एक बार फिर से आप तक पहुंचाने का काम हम जिम्मेदारी से करेंगे, क्योंकि जब तक कोई दोषी साबित नहीं हो जाता है उसे इस तरह से कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। सही फैक्ट्स बताने की जरूरत है। तो वो जानकारी यही है कि नोएडा गुड़गांव में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब तीसरी एफआईआर ईडी ने एल्विश के खिलाफ दर्ज की है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि एल्विश यादव को फंसाया जा रहा है? एल्विश यादव के खिलाफ साजिश की जा रही है? एल्विश यादव के खिलाफ षड्यंत्र कौन रच रहा है? ये अपने आप में बड़े अहम सवाल है, क्योंकि जिस तरह से जिन मामलों में जिस तरह की एफआईआर दर्ज हुई, जो शिकायतें की गई थी, वो उन शिकायतों के ऊपर भी एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। ये कहा गया कि एल्विश यादव सांपों का जहर सप्लाई करता है, ये कहा गया कि नहीं वो सांपों का जहर लेने के लिए नशे के तौर पर उकसाता है, ये कहा गया कि एल्विश यादव रेप पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। अब ये कहा जा रहा है कि एल्विश यादव ने ब्लैक मनी बड़ी तादाद में इकट्ठा किया और जिसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये मामला ईडी ने दर्ज कर लिया है। और अब जो एक लग्जरी गाड़ियों का काफिला है उसके ऊपर भी ईडी की नजर है। तो आप हेडलाइंस से समझिए कि किस तरह की हेडलाइंस जो है वो इस पूरे मामले के बाद एल्विश यादव के खिलाफ दी जा रही है कि लग्जरी गाड़ियों का काफिला। एक आध गाड़ी को अगर आप लग्जरी गाड़ियों का काफिला कहते हैं तो आप समझिए किस माइंडसेट के साथ प्रोजेक्ट किया जा रहा है एल्विश यादव से जुड़ी हुई खबरों को, किस तरह से इमेज को और ज्यादा खराब करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये पहले भी स्पष्ट हो गया था कि एल्विश यादव के पास जो पहले जो गाड़ियां ब्लॉग्स में या वीडियो में दिखाई गई थी, उनके पेरेंट्स ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कोई भी गाड़ी खुद की नहीं है एल्विश की, वो किराए पर ली गई गाड़ियां हैं। और अब जरूर एक गाड़ी एल्विश यादव ने ली है, लेकिन क्या एक गाड़ी खरीद लेना या अपने घर की कंस्ट्रक्शन करा देना क्या कोई गुनाह है इस देश में? क्या उससे ये साबित होता है कि सामने वाले व्यक्ति के पास ब्लैक मनी है बहुत बड़ी तादाद में? तो ये बड़े सवाल अपने आप में है जिसका जवाब हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स कर हमें जरूर बताएं
कि इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं। एक बार फिर से मैं एल्विश यादव का वो पुश्तैनी घर आपको दिखा दूं, उसकी तस्वीरें दिखा दूं। ये देखिए, आप जो ये देख रहे हैं घर, ये एल्विश यादव का पुश्तैनी घर है जो कि गुरुग्राम के वजीराबाद में मौजूद है। क्या आपको घर देखकर लग रहा है कि ये लड़के ने कोई बहुत बड़ी ब्लैक मनी कहीं से इकट्ठा कर ली होगी? और अभी भी परिवार इसी घर में रहता है, अभी शिफ्ट नहीं हुआ है परिवार। यानी कि जो इतने सालों से मेहनत अगर एल्विश यादव ने ही पूरा पैसा खर्च करके अपनी कंस्ट्रक्शन घर की करा रहा है, तो इतने सालों से जो मेहनत कर रहा है, जो यूट्यूब से जो अलग अलग कैंपेन जो कर रहा है, आजकल जो नए नए प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं, बिग बॉस में भी गया है, तो पैसा तो अगर कमाया है किसी ने, तो क्या उस पैसे से वो एक घर भी ना बना ले? क्या उस पैसे से एक गाड़ी भी ना ले ले? और अगर बहुत पहले ही ये पैसा कमा लिया होता तो अभी तक इसी घर में नहीं रह रहा होता एल्विश। और अभी भी आप देख रहे होंगे तो मतलब घर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या एल्विश यादव के पास ब्लैक मनी हो सकती है। आप खुद ये बात तय कीजिए, हम ये सब आपके ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन आपको एक बार फिर मैं बता दूं कि एल्विश यादव के खिलाफ ईडी ने मुकदमा दर्ज किया, एफआईआर दर्ज की गई है। एल्विश यादव को कभी भी पूछताछ के लिए ईडी बुला सकती है। इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि क्या एल्विश यादव के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? इस सवाल के साथ ही हम यहाँ आपको छोड़कर जा रहे हैं। आप इस सवाल का जवाब ढूंढिए, हमें कमेंट्स कीजिए और एक बार फिर आप लोगों से 3 बजे लाइव जुड़ेंगे। तब तक और इस मामले में अपडेट्स और जानकारियां हम आपके लिए जुटाएंगे। तो 3 बजे, दोपहर 3 बजे आज ही आप इंतजार कीजिएगा। हम एक बार फिर से आपके साथ लाइव जुड़ेंगे और कोशिश करेंगे जो सही है वो आप तक पहुंचाने की, ना कि किसी के बारे में गलत जानकारी देने की। जो सही है वो जानकारी हम आपको दें। और हम भी उम्मीद करते हैं कि एल्विश यादव के खिलाफ जिस तरह से एक के बाद एक मामले दर्ज किए जा रहे हैं, इन मामलों में कुछ भी नहीं मिलेगा। इस मामले में कोई पूरी तरह से एल्विश जो है बेगुनाह साबित होकर बाहर आएंगे, ये उम्मीद हम भी कर रहे हैं और तमाम जिस तरह से परिवार के लोग और फैंस भी कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन 3 बजे एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक इस पूरे मामले में और अपडेट्स और कोशिश करेंगे कुछ लीगल एक्सपर्ट्स को भी आपके साथ जोड़े, उनसे समझेंगे कि जो एक के बाद ये मामले दर्ज हो रहे हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। इस सब के बीच क्या इस पूरे मामले की, इस पूरे एक्ट की जो नई एफआईआर हुई है, इसकी गंभीरता क्या कुछ है, तो हम आपके साथ लीगल एक्सपर्ट्स भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।